नमस्कार, सुप्रभात। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। सही ऑप्शन है बी, मदन मोहन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीम उल्लाह, वर्जिस कादिर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। जो सही ऑप्शन है वह है सी, तात्या टोपे। देखते हैं इसकी व्याख्या क्यों। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया था। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया एवं तात्या टोपे ने उनको सहयोग दिया। सर कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 6 सितंबर 1857 को कानपुर को अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह कानपुर के विद्रोह को दबा दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, महेंद्र प्रताप। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। महेंद्र प्रताप पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम काबुल, अफगानिस्तान में जर्मनी के सहयोग से दिसंबर 1915 ईस्वी में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। इनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी थे मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्लई, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली। बरकतुल्ला अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी सरकार के समर्थन में रूस के प्रधानमंत्री लेनिन से मुलाकात की थी। अगला प्रश्न, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। सही ऑप्शन है डी, 23 मार्च 1943। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मेलकॉम, मेटकाफ, मुनरो, एल्फिस्टन। यह रहा था मुनरो। देखते हैं इसकी व्याख्या को। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से मुनरो संबंधित था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। इसके पास भूमि को रहन रखने एवं बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर न देने की स्थिति में उसे भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास, बंबई तथा असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। पहली बार रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था को 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। टॉमस मुनरो उस समय मद्रास का गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर की इस नई प्रणाली का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा भयानक रहा। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्ला।
सही ऑप्शन है ए लाला हरदयाल। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय क्रांतिकारियों की संस्था गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई थी। इस संगठन ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर 1 नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक बाद में मासिक पत्र का संपादन किया। यह समाचार पत्र हिंदी, गुरमुखी, उर्दू एवं गुजराती भाषा में निकाला जाता था। इस दल के अन्य नेता थे रामचंद्र बरकतुल्ला। अगला प्रश्न, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, पटना। यह जगह थी लखनऊ। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान सभा का गठन किया गया। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था। वर्ष 1962 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1971 में। यह लड़ा गया था वर्ष 1965 में। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध 20 मार्च 1965 को कच्छ के रन गुजरात से आरंभ हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, मद्रास, प्रेसिडेंटी एवं मराठा। सही ऑप्शन है सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन बनाया गया। पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सैनिक की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। इस नीति के तहत सेना में गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांतों से भर्ती करना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सही ऑप्शन है बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सी आर डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है डी, सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी की पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर अध्यक्ष चुन लिए गए। चुनाव के पश्चात आंतरिक मतभेदों से दुखी होकर बोस ने अप्रैल 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वीटी रणदेव, सत्यभक्त, एनएम जोशी, लाला हरदयाल। सही ऑप्शन है डी, लाला हरदयाल। 1919 ईस्वी के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना तथा आईएलओ में भारत की सदस्यता एवं राष्ट्रवादियों का सहयोग असहयोग आंदोलन
भारत में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के रूप में सामने आया? 1920 ईस्वी में एम एन जोशी, जोसेफ बैसिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टक की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। यह सम्मेलन बंबई में हुआ। लाला लाजपत राय ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित हुई थी? कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना। यह हुई थी लखनऊ में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। 1920 से 21 ईस्वी में अवध में किसान आंदोलन चलाया गया। 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना हुई। 1929 ईस्वी में महाराज स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान महासभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एन.सी. रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911, 1904, 1906, 1907। सही ऑप्शन है ये 1911। देखते हैं इसकी व्याख्या को। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। असम बंगाल से 1874 ईस्वी में ही अलग हो चुका था। सॉरी। असम बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक आधार को बताया, लेकिन वास्तविक कारण था राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना को नष्ट करना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। इन व्यापक आंदोलन के परिणाम स्वरूप दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया। अगला प्रश्न, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1911 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1896 ईस्वी। सही ऑप्शन है 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया। सैडल आयोग में आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। यह किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। यह सिद्धांत मूलतः गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें आगे चलकर विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जुड़े। इसके अंतर्गत समुदाय का सर्वांगीण विकास अहिंसा पर आधारित कार्यक्रमों के तहत किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। यह रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर रोका था। इसका उल्लेख साहित्य अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित
कर देते थे। चालुक्य, चोल, कदम, कलचुरी। सही ऑप्शन है बी, चोल। चोल प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित था। राजा के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन औले नाम के अति विशिष्ट अधिकारी किया करते थे। राजा के प्रधान सचिव को औले नायकम कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी वेतन का भुगतान नगद रूप में न करके भूमि के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए, हाथी दांत के काम के लिए। सही ऑप्शन है सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। देखते हैं इसकी व्याख्या को। वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसके आसपास लोहे एवं कोयले की खानें थे। इसके कारण से लोहा वारंगल में आसानी से उपलब्ध हो जाता था। वारंगल आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसवां और अंतिम प्रश्न, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। सही ऑप्शन है डी, सातवाहन। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सातवाहन वंश का शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा तक था। इस वंश की स्थापना सिमुख नामक व्यक्ति ने काणवंशी सुशर्मा की हत्या करके की थी। यह राजवंश आंध्र वंश या सातवाहन वंश दोनों नाम से विख्यात है। सिमुख के विषय में अधिकांश जानकारी पुराण एवं नानघाट प्रतिमा लेख से मिलती है। अतः सबसे प्राचीन राजवंश सातवाहन वंश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।